सब्सक्राइब करें बजरंग ITI स्टडी को और घंटे का बटन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बजरंग ITI स्टडी के यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम करते हैं ITI ट्रेड इलेक्ट्रीशियन से संबंधित अध्ययन। और ITI इलेक्ट्रीशियन से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं या सेमेस्टर परीक्षाएं होती हैं, उनके लिए मैं इस चैनल के माध्यम से अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराता हूं। तो आज से ये एक नई सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जिसमें एक नोट्स PDF के फॉर्म में है मेरे पास, और मैं ये सभी नोट्स आपको कराने का पूर्णतः प्रयास करूँगा। और 48 पेज हैं इस PDF में, तो इस PDF को 1 बाय 1 मैं आपको समझाते हुए चलूँगा। और चूँकि एक ही वीडियो में सब नहीं हो पाएगा, तो मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी इस सभी PDF को आपको कराने की, कंप्लीट कराने की। और मेरा ये मानना है कि यदि आप इस सीरीज को पूरी तरह से कर लेते हैं, तो आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के पेपर में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम चलते हैं अपने अध्ययन की ओर। और इसमें मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, सिर्फ आपके लिए जानकारी दूंगा। तो चलते हैं हम अध्ययन की ओर। और हमारा पहला चैप्टर है विद्युत इतिहास एवं सावधानियाँ। इसमें हमें विद्युत के बारे में जानना है और सावधानियाँ। तो सर्वप्रथम विद्युत की खोज थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की। अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम विद्युत की खोज की थी। उस वैज्ञानिक का नाम था थेल्स। स्थिर विद्युत। अब देखिए, विद्युत दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थिर विद्युत और एक होती है गतिज विद्युत। तो जो स्थिर विद्युत थी, उसकी खोज थेल्स नामक वैज्ञानिक ने आज से 2500 वर्ष पूर्व की थी। कितने वर्ष पूर्व? आज से 2500 वर्ष पूर्व। और चल विद्युत अर्थात गतिज विद्युत की खोज रासायनिक क्रियाओं के द्वारा वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने की। सबसे पहले जो खोज हुई थी वह स्थिर विद्युत की हुई थी, और वह थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की। जबकि गतिज विद्युत अर्थात वो विद्युत जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, उसकी खोज वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने की। तब यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत की खोज किसने की, तब हम आंसर देंगे थेल्स ने। अगली लाइन है हमारी सेल का आविष्कार। सेल, जिसको हम रेडियो, घड़ी आदि में उपयोग में लाते हैं, अथवा बच्चों के खिलौने आदि में प्रयोग में लाते हैं। सेल का आविष्कार भी वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने किया। इनका नाम था वोल्टा, जिसके कारण हमने एक सेल का नाम भी वोल्टाइक सेल रखा। वोल्टा के पश्चात फैराडे नामक वैज्ञानिक ने धात्विक चालक द्वारा चुंबकीय बल रेखाओं को लगातार छेदन कर चल विद्युत का उत्पादन किया। ठीक है। वोल्टा के पश्चात दूसरे वैज्ञानिक आए फैराडे, जिन्होंने क्या किया कि धात्विक चालक द्वारा चुंबकीय बल रेखाओं का लगातार छेदन किया तथा चल विद्युत का उत्पादन किया। अर्थात अपने कुछ प्रैक्टिकलों के द्वारा उन्होंने चल विद्युत का पता लगाया। अगला है जनरेटर। जनरेटर कहते हैं हम जनरेटर को। जनरेटर इंग्लिश का वर्ड है, तो हम इसको कहते हैं जनरेटर हिंदी में। तथा DC मोटर का आविष्कार माइकल फैराडे। तो याद रखना, जनरेटर अथवा मोटर का आविष्कार माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने किया। इसके अलावा मैं आपको अपनी पुरानी वीडियो में पढ़ा चुका हूँ कि सुरक्षा चिन्ह 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं, मुझे आशा है कि आपने वीडियो देखी होंगी और आपको याद होगा। तो सबसे पहला जो चिन्ह है, सफ़ेद धरातल पर काला चिन्ह निषेधात्मक अथवा नकारात्मक चिन्ह को व्यक्त करता है। नकारात्मक चिन्ह जो किसी कार्य को करने को मना करते हैं, जैसे पेट्रोल पंप पे फ़ोन चलाना या बीड़ी सिगरेट पीना, ये सभी मना करने के चिन्ह होते हैं, निषेधात्मक चिन्ह। तो अगले चिन्ह है नीले धरातल पर सफ़ेद चिन्ह सकारात्मक अथवा आवश्यक चिन्ह को व्यक्त करता है। यदि नीले धरातल पर सफ़ेद चिन्ह और सकारात्मक आकृति बनी हो, तो उसको हम कहते हैं सकारात्मक चिन्ह। जैसे फैक्ट्रियों आदियों में लगा होता है कि ग्लव्स पहनना अनिवार्य है, इन चिन्हों को हम अनिवार्य चिन्ह भी कहते हैं।
और पीले धरातल पर काला चिन्ह, अर्थात देखिए पीला धरातल होगा, धरातल मैं पीला ले लेता हूँ यहाँ से। ये जो धरातल होगा, ये धरातल होगा इसका बैकग्राउंड। पीले धरातल पर देखिए मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। पीले धरातल पर क्या था, काला चिन्ह, और इस पर यदि हम देखिए ये पीला है, त्रिभुजाकार होते हैं ये, और इस पर हम यदि कोई काला चिन्ह बना देते हैं इस प्रकार से, ठीक, और ये आकृति कुछ इस प्रकार से होगी, आपको देखने को मिलेगी कुछ इस प्रकार से, तो यह चिन्ह कहलाते हैं चेतावनी चिन्ह। देखिए बन भी अच्छा सा गया है, चेतावनी चिन्ह, तो यह चिन्ह चेतावनी चिन्ह कहलाते हैं। और हरे धरातल पर सफ़ेद चिन्ह, हरे धरातल पर सफ़ेद चिन्ह, तो देखिए हरा धरातल है और ये वर्गाकार होते हैं, ठीक, ये वर्गाकार होते हैं। ये चिन्ह कुछ इस प्रकार के होते हैं, ये थोड़ा लाइट ग्रीन है, वो थोड़ा डार्क ग्रीन होता है। हरे धरातल पर सफ़ेद चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, तो ये सकारात्मक चिन्ह होते हैं, ये हमें सूचना प्रदान करते हैं। और देखिए इस पर सफ़ेद चिन्ह होता है, तो ये हमें सूचना प्रदान करते हैं। जैसे अस्पतालों के बाहर ये चिन्ह आपने लगा हुआ देखा होगा, ये प्लस का चिन्ह, ये बताता है कि हाँ यहाँ पर कोई अस्पताल है। या फिर आपने गांव से बाहर या शहर से बाहर इस प्रकार के चिन्ह लगे हुए देखे होंगे, और उन पर दूरियां लिखी होती हैं, शहर का नाम लिख के दूरियां लिखी होती हैं, तो ये चिन्ह होते हैं सूचनात्मक चिन्ह। यह चिन्ह होते हैं सूचनात्मक चिन्ह। अगला है फेज तार को हमेशा स्विच से नियंत्रित करना चाहिए। देखिए दो वायर होते हैं, एक फेज तार और एक न्यूट्रल। हमें हमेशा फेज तार में ही स्विच का प्रयोग करना चाहिए। मैंने अपनी पूर्व की वीडियो में भी काफ़ी बार आपसे पूछा है कि हमें स्विच का प्रयोग किस तार में करना चाहिए, तो वह हम करते हैं फेज के तार में। अगला है विद्युत कार को ऊंचे टावरों पर कार्य करते समय सुरक्षा पेटी, सुरक्षा बेल्ट का उपयोग करना चाहिए। देखिए किसी भी तकनीशियन के लिए विद्युत कार्य आवश्यक है, लेकिन उससे ज़्यादा आवश्यक है उसे अपनी जान का और ख्याल रखना। तो यदि वह किसी भी ऊंची जगह पर काम कर रहा है तो उसे सुरक्षा पेटी का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अगला है विद्युत कार्य या चालू लाइन पर कार्य करते समय इंसुलेटेड औजार का प्रयोग करना चाहिए। इंसुलेटेड औजार से अर्थ है कि यदि आप किसी भी लाइन, ये कोई लाइन है या तार पर काम कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें किसी ऐसे औजार से, प्लास से या और भी किसी ऐसे औजार से जो इंसुलेटेड ना हो। अर्थात इंसुलेटेड का अर्थ होता है कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें धारा का प्रवाह ना हो। सही है। अगला है सामान्यतः 90 वोल्ट से अधिक की विद्युत सप्लाई पर विद्युत झटका लगता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि कितने वोल्ट से अधिक की विद्युत सप्लाई पर विद्युत झटका लगता है, तो वह मान है 90 वोल्ट से अधिक। इससे अगला है विद्युत झटका लगने का कारण है विद्युत धारा की तीव्र गति, जो प्रकाश की चाल के तुल्य है। विद्युत झटका हमें लगता है विद्युत धारा की तीव्र गति के कारण। अब प्रकाश की चाल के बराबर विद्युत धारा की चाल होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड विद्युत धारा की चाल होती है। अगला है, आज मैं ये चैप्टर पूरा इस वीडियो के माध्यम से कराऊंगा आपको। तो देखिए अगला है विद्युत झटकों से बचाव के लिए यूरोपीय देशों में पनडुब्बियों, जलयान व थलयानों आदि में सप्लाई वोल्टेज का मान 110 वोल्ट रखा जाता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि जलयानों अर्थात जहाज़ों तथा थलयानों आदि में सप्लाई वोल्टेज का मान कितना रखा जाता है, तो वह रखा जाता है 110 वोल्ट। कृत्रिम श्वसन की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं, सिल्वेस्टर विधि, शेफर विधि और मुंह से मुंह विधि। इन विधियों को डिटेल में जाने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर 5 मिनट का वीडियो है। कृत्रिम श्वसन की तीनों विधियां आसानी से विद चित्र के माध्यम से डिटेल में आपको समझाया गया है। अब देखिए अगला है आग लगने के 3 प्रमुख कारक हैं। आग लगने के 3 प्रमुख कारक कौन कौन से हैं?
तो सबसे पहला है ईंधन, दूसरा है उफ्ता और तीसरा है ऑक्सीजन। उफ्ता अर्थात ताप। देखिए ईंधन होगा और ऑक्सीजन होगी और ताप नहीं होगा तब भी आग नहीं जलेगी। आग को प्रज्वलित होने के लिए इन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, आग की 4 श्रेणियाँ। आग 4 प्रकार की होती है, ABCD, ठीक है। ज्वलनशील पदार्थों के आधार पर आग को 4 भागों में बांटा गया है। अच्छा, अगला है, किसी पदार्थ में लगी आग को बुझाने की कितनी विधियां हैं? तो यह 2 विधियां हैं। कौन कौन सी? एक शीतलन विधि है, दूसरी चिक्रण विधि है। दोनों के बारे में समझेंगे हम। किसी पदार्थ में लगी हुई आग को बालू, रेत या CTC के द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई काटकर आग बुझाना चिक्करण कहलाता है। चिक्करण समझ लिया। देखिए CTC क्या है यहाँ, तो CTC का पूरा नाम कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगला है तथा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। हम इसे ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरो मेथेन नामक द्रव जो है इसमें भरा होता है। अगला है, मानकों का निर्धारण करने वाली संस्था मानकीकरण कहलाती है। जो मानकों का निर्धारण करती है वह संस्था मानकीकरण संस्था कहलाती है। विभिन्न देशों में मानकीकरण के लिए अनेक संगठन हैं। हर देश में अपना मानकीकरण के लिए अलग संगठन है और उन संगठनों के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। तो यह बताया गया है कि देखो BIS, आपने देखा होगा कई बार जब कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मार्केट से ख़रीद कर लाते होंगे तो उनमें होता है BIS। BIS का पूरा नाम, तो BIS का पूरा नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या नाम है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये पूरे भारतवर्ष के लिए एक मानकीकरण संस्था है। दूसरा है ISO, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन अर्थात इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है JIS, जापान का व्यावसायिक संगठन अर्थात जापान इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड। लास्ट है VIS, ब्रिटिश स्टैंडर्ड संस्था। ब्रिटिश स्टैंडर्ड संस्था। DIM, ड्यूस इंडस्ट्री नॉर्मन, ये कहाँ की है? तो ये है जर्मनी की है। गोस्ट रूस का है। अगला है ASA, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। देखिए अब आप ITI कर रहे हैं तो आपको ITI की फुल फॉर्म ज्ञात होनी चाहिए। मैंने आपको अपनी पहली एक वीडियो में भी कराया है। ITI से संबंधित काफ़ी सारी फुल फॉर्म मैंने उस वीडियो के माध्यम से कराई हैं। तो इसमें है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या सेंटर, ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। निम्मी, राष्ट्रीय अनुदेशात्मक माध्यम संस्था। NCVT, तो ये बताया है मैंने, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ वोकेशनल ऑफ ट्रेनिंग। अगला देखते हैं, हम पेज नंबर 2 पर आ गए हैं। IDVI, तो इसका पूरा है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। DGET, तो इसका पूर्ण नाम है डायरेक्टरेट जनरल एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग। डायरेक्टरेट जनरल एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग। दूसरा चैप्टर है हमारा और मैं दूसरा चैप्टर प्रारंभ कर रहा हूँ, प्रारंभिक विद्युत। अर्थात हमें इस चैप्टर में विद्युत के मूल अर्थात हम बेसिक विद्युत के बारे में जानेंगे। तो पहली लाइन है, केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। तो इसमें परिभाषा बताई गई है आपको तत्व की। केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो यह तत्व कहलाते हैं, जैसे लोहा, कार्बन आदि।